नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी क्लास में। आज है वेडनेसडे और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं मौलिक अधिकार पार्ट 2। मौलिक अधिकार पार्ट 2 में आज हम पढ़ने वाले हैं समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी का जो हमारा राइट्स है उसको पढ़ने वाले हैं, जो पहला मौलिक अधिकार है हमारा। कुछ बातें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। परसों के टॉपिक में मैंने लिखा था कि बनिए अपना वकील खुद, तो कुछ लोग इससे ऑफेंड हो गए कि हम वकील बन जाएंगे तो वकीलों का क्या होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ इसलिए लिखा गया था, इसलिए बोला गया था कि आपको क्या हो जाए, अपने अधिकार पता चल जाए, मौलिक अधिकार पता चल जाए, है ना। अब मौलिक अधिकार पता चलने से आप वकील थोड़ी बन जाते हैं, पर आपको क्या हो जाती है, कानून की थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाती है ना। जैसे आपका घर में कोई पंखा वंखा खराब हुआ या हल्का फुल्का कोई स्विच खराब हो गया तो आप उसको रिपेयर कर देते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया आप इलेक्ट्रिशियन हो गए, है। तो जिसका काम उसी को साजे और नहीं तो डंडा बाजे, है ना। तो इसमें ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। जो मेरे वकील भाई हैं, जैसे आशुतोष बिष्ट हैं मेरे, ये बहुत बड़े वकील हैं, इनके कुछ दोस्त हैं, मेरे को बोल रहे थे कि दोस्तों ने रुला दिया है कि वकील कैसे बन गए, वकीलों के पेट पे लात पड़ गई। तो अगर इस बात से किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं फिर क्षमा प्रार्थी हूँ, है ना। मेरा मतलब ये नहीं था कि आप लोग ने आशुतोष बिष्ट या उसके दोस्त के पेट पे लात मारूँ मैं, है ना। तो इसका मतलब ये था कि आपको कानून की थोड़ा बहुत जानकारी हो जाए। थोड़ा बहुत जानकारी मतलब जैसे आप आर्टिकल 20 पढ़ेंगे, आर्टिकल 20 आप पढ़ेंगे, उसमें ये है कि आपको अपने स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, है ना। कि आपको जबरदस्ती पुलिस ये नहीं बोल सकती कि आप कबूल करो कि आप ही ने गुनाह किया है ना। तो अगर आपको ये राइट्स पता है तो आप पुलिस से बोल सकते हो, भाई ये तो मेरा फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 20 में, कि आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, या आप पे थर्ड डिग्री का इस्तेमाल नहीं कर सकती पुलिस, है ना। जब भी आपको या तो जुडिशियल कस्टडी या आपको पुलिस रिमांड में भेजा, तो जब आप जुडिशियल कस्टडी में होते हैं तो पुलिस आप पे बल प्रयोग नहीं कर सकती है। तो मेरे बोलने का मतलब ये था, है ना, कि पुलिस जब आपको गिरफ्तार करेगी तो वारंट के साथ गिरफ्तार करेगी। ऐसे नहीं कि आपको कहीं से उठा के ले जाए पुलिस। अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस को आपको कोर्ट के सामने पेश करना होता है, नहीं तो आपको इलीगल अरेस्ट माने जाएगा, अवैध हिरासत मानी जाएगी अगर पुलिस आपको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश नहीं करती है। ठीक है, जब आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आपको किसी न किसी को एक फोन करने की, किसी को बताने की आपको परमिशन होती है। तो मेरे बोलने का मतलब ये था कि अगर आपको ये सब अधिकार पता है तो आपको अलग से वकील करने की जरूरत नहीं है। तो जब वकील आएगा मैं तभी बोलूंगा, ऐसा नहीं। आप बोल सकते हैं भाई, ये तो मेरा फंडामेंटल राइट्स है कि अगर मुझे गिरफ्तारी होती है तो मेरे को किसी न किसी को सूचना देने का अधिकार है। ठीक है, इसमें यह नहीं था कि आप वकील के प्रोफेशन से क्या कर रहे हो, उनके प्रोफेशन पे मैं लात मारना चाह रहा हूँ, सबको वकील बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा समझदार बनिए, बातों को थोड़ा सा समझिए। इसमें यह नहीं है कि मैं किसी का प्रोफेशन छीन के तुम्हें वकील बना रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा था कि आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए। आप कहीं घूम रहे हैं, आपको कहीं स्टेट में जाने से रोका जाता है, आपको किसी रैली को निकालने के लिए मना किया जाता है, तो आपका फंडामेंटल राइट्स है। आपके सामने आपके डीएम आ जाते हैं और डीएम के सामने आप कुछ समस्या रखते हो अपनी, और डीएम आपको बोलते हैं कि नहीं आप नहीं बोल सकते, आप इतने बड़े हो गए, मेरे से बड़े हो गए, डीएम से बड़े हो गए, तो आप वहां पे बता सकते हैं डीएम साहब को कि डीएम साहब, शासन की सर्वोच्च शक्ति जनता में है, जनता सर्वश्रेष्ठ है भारत में, लोकतंत्र इसी का नाम है। पुलिस वाले आपको फालतू में मार के चले जाते हैं या पुलिस वाले आपसे बदतमीजी से बात करते हैं, तो ये आपका राइट, आप भारत के नागरिक हैं, आप प्रजा नहीं हैं। एक बात याद रखना, आप भारत के नागरिक हैं, आप भारत के नागरिक हैं, चाहे आप राष्ट्रपति हैं, चाहे आप सफाई कर्मचारी हैं। जितनी इज्जत राष्ट्रपति की है उतनी एक सफाई कर्मचारी की भी अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप किसी को ऐसे डंडा नहीं मार सकते, आप किसी को ऐसे गाली नहीं दे सकते। तो मेरे बोलने का मतलब ये था, ये आप तभी जानेंगे जब आप मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। आप नागरिक हैं, प्रजा नहीं है कि जिसने पुलिस वालों का मन किया आपको डंडा बजा दिया, पुलिस वालों का मन किया तो आपको गालियां दे दी। ठीक है, कोई बड़ा अफसर है वो आपका काम नहीं कर रहा है, अभी आर्टिकल 32 आपको पढ़ाऊंगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कोई अधिकारी आपका काम नहीं कर रहा है, आप बैंक में जा रहे हैं, एसबीआई में जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जा रहे हैं, या आप बिजली वहाँ पानी के ऑफिस में जा रहे हैं, आपका काम नहीं हो रहा है, तो आप बोल सकते हो उसको, भाई आर्टिकल 32 है मेरे पास, अभी रिट दायर करूंगा, एक रिट जारी होगी तो सब चले जाओगे अंदर। तो मेरे बोलने का मतलब ये था, ये नहीं था कि मैं वकीलों का क्या कर रहा हूँ वो ढूंढना। तो जो हमारे आशुतोष बिष्ट है वो अगर वीडियो देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को जरूर इस वीडियो को भेजना। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं था कि मैं किसी के पेट में लात मार रहा हूँ। ठीक है, तो आशुतोष बिष्ट ने जरूर बोला था कि जरूर मेंशन करना, क्योंकि उसके दोस्तों ने उसको काफी परेशान कर दिया है कि ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पे, है ना। वही बात होगी कि आप गाड़ी चलाना जानते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप ट्रक ड्राइवर बन गए,
या आप पूरे ऑल इंडिया में ट्रक घुमा रहे हो, है ना, ड्राइवर आप छोटे मोटे, वो प्रोफेशन नहीं होगा आपका। आप घर का पंखा ठीक कर देते हैं तो इसका मतलब नहीं आप टीरी डैम में टरबाइन ठीक कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रिशियन का ही काम होगा। वकीलों का काम वो वकील ही करेंगे, पर इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए आपको कि आपको कोई मारे ना। आपको कोई पुलिस वालों का जो एक डंडा है वो भी आपका टैक्स से जा रहा है, जो डंडा आप पे पड़ रहा है वो भी क्या चल रहा है, वो आपके टैक्स से वो डंडा जा रहा है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं भाई, आप हमसे तमीज से बात करिए, हम अपने कागज दिखाते हैं, हम आप गाड़ी रोक रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर आप जरा सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, डिग्निटी होती है, उससे बात करें हमसे। और ये तभी होगा जब आपको मौलिक अधिकार पता होंगे, नहीं तो कोई भी आके बजा के चला जाएगा, तब आप प्रजा हैं, तब आप क्या है, प्रजा हैं। अगर आपको मौलिक अधिकार पता नहीं है तो आप प्रजा हैं। फिर राजा आपके साथ जो मर्जी वो करे। राजा घूम रहा था, राजा ने बोला वो कबूतर बैठा, कबूतर की बर्फी खानी है, तो प्रजा ने बोला ओ आज तो कबूतर की बर्फी बनेगी। समझ रहे हो आप? तो आप याद रखना, आप भारत के नागरिक हैं, प्रजा नहीं है। तो चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, जिलाधिकारी हो, पुलिस वाला हो, एसपी हो, डीएसपी हो, अगर आप सही हैं तो आपके साथ कोई गलत काम नहीं कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये मत करना कि हम फिर चौड़े होकर घूमेंगे। गलत काम करोगे तो उसके लिए भारतीय दंड संहिता आईपीसी बनाई गई है। ठीक है, इंडियन पीनल कोड जिसे बोलते हैं आप, भारतीय दंड संहिता। गलत करोगे तो, अगर आप पुलिस वालों से बदतमीजी करते हो, उनसे तमीज से बात नहीं करते, फिर तो उनका अधिकार है ना। पर मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप गाड़ी रोक रहे हैं, आप उन्हें कागज दिखा रहे हो, उसके बाद भी अगर बदतमीजी होती है आपके साथ, उसके बाद भी आपको मारा पीटा जाता है ना, आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर दिया जाता है, 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट के सामने पेश नहीं किया जाता है, या आपको कहीं बताने की जरूरत नहीं पड़ रही कि भाई मैं गिरफ्तार हो गया हूँ इस अमुक कोर्ट में, तो तब आप इलीगल, तब आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तब आप आर्टिकल 20 का यूज कर सकते हैं अपने। तो जब इसी का मतलब था कि अपना वकील खुद बनिए, किसी पे निर्भर मत रहिए, नहीं तो कोई भी आके पीट देगा आपको, कोई भी आपकी सुना के चला जाएगा, कोई भी अधिकारी आपका काम नहीं करेगा। करके देखना, बिजली ऑफिस में जाना, बोले इतनी यूनिट बिल आ रखी थी भाई साहब, ये कैसे कैसे आ गई, वो बोलेगा अरे यार आ गई होगी, नहीं कर रहा काम, कोई बात नहीं, आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 32 आपका सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट के आपके मौलिक अधिकारों का संरक्षक बनाया गया। तुरंत एप्लीकेशन लिखिए, रिट दायर करिए तुरंत उस अधिकारी के खिलाफ, अधिकार परीक्षा के तहत, सॉरी उसके तहत आपके बंदी प्रत्यक्ष परमादेश के तहत उस पर रिट जारी की जाएगी और उससे पूछा जाएगा बताओ भाई अपना काम ढंग से क्यों नहीं किया। तो ये अधिकारी से बोलना कैसे काम नहीं होगा आपका। ठीक है, तो मेरे बोलने का मतलब ये था, ये नहीं था कि आप वकीलों का धंधा छीन रहे हैं, है ना। तो मैंने एक टाइटल लिखा था सिर्फ, है ना। तो आज मैंने वो टाइटल भी हटा दिया है कि कुछ लोग ऑफेंड हो रहे थे, है ना। तो अपनी सोच का दायरा थोड़ा बढ़ाइए, छोटी छोटी बातों पे माइंड मत करिए। ठीक है, चलो तो हम मौलिक अधिकारों पे पढ़ रहे थे। मौलिक अधिकार मैंने आपको बता दिए थे, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आपके मौलिक अधिकार हैं। इसमें 12-13 मैंने छुड़वा दिए थे, वो लास्ट में करवा दूंगा। फिर मैंने बताया था आपको जो मूल संविधान था 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था, आपके पास 7 मौलिक अधिकार थे। 7 में से एक मौलिक अधिकार आपका हटा दिया गया था, वो था आपका राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। तो अभी प्रेजेंट टाइम में आपके पास 6 ही फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, तो उन 6 फंडामेंटल राइट्स को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो पहला फंडामेंटल राइट डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। हर मौलिक अधिकार बिल्कुल सिंपल रखना है, कोई इसमें ऐसा नहीं करना है कि आप डीडी बसु से छाप के कर लो, लक्ष्मीकांत से छाप कर लो। पढ़ाई को जितना इजी बना सकते हो उतना इजी बनाओ, क्योंकि पीएचडी आपको करनी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में आपको जज या वकील बनना नहीं है। आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि अपना पेपर निकाल लो और थोड़ी बहुत नॉलेज आपको एक्स्ट्रा हो जाए तो बहुत बढ़िया बात। तो सिंपल रखेंगे चीजों को और पहला मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, वो है आपका समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक बताया गया है आपकी समानता के अधिकार कि किस किस चीज के बारे में आपको समानता है। ठीक है, चलो तो इसमें पहला आर्टिकल हम देखते हैं, आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 हम देखेंगे। तो अनुच्छेद 14 क्या बोलता है? अनुच्छेद 14 आपको बोलता है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ,
विधि के समक्ष समानता। विधि का मतलब हो गया कानून के समक्ष समानता। ठीक है, आर्टिकल 14 क्या बोलता है? सिंपल सी बात, कानून के समक्ष समानता मतलब कानून की दृष्टि में भारत में सब इक्वल है, सब बराबर है। ठीक है, अगर एक अमीर आदमी चोरी करता है तो उसके लिए चोरी की वही सजा है जो एक गरीब आदमी करता है। एक अमीर आदमी मर्डर कर लेता है और एक गरीब आदमी मर्डर कर लेता है तो अमीर आदमी को भी उसी कानून के तहत सजा मिलेगी, गरीब आदमी को भी उसी कानून की तरह सजा मिलेगी। आपने हेलमेट नहीं पहना है तो आपका भी उतना ही चालान होगा जितना अंबानी के बेटे का चालान होगा। ठीक है, तो कानून के समक्ष समानता, भारत में चाहे कोई भी हो कानून की दृष्टि में सब बराबर होंगे। तो आर्टिकल 14 यही बोलता है, विधि के समक्ष समानता। ठीक है, कानून के सामने सब बराबर है। ठीक हो गया। अब इसमें आप बोल सकते हो, भाई ऐसा तो नहीं है भारत में, और सही में नहीं है। देखो जैसे आप देखते हैं कि एक 14 साल का बच्चा है और एक 20 साल का युवक है कोई, इन दोनों ने मिलकर एक मर्डर कर दिया। इन दोनों ने मिलकर क्या कर दिया? एक मर्डर कर दिया। अब यहां पर ये एक आर्टिकल क्या होगा? काम नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? तो देखो 20 साल का युवक तो हो गया बालिग, तो इसे तो जो कानून सजा देगा वो प्रॉपर लॉ के हिसाब से देगा। ठीक, और जो आर्टिकल जो 14 साल का बच्चा है उसे उस हिसाब से उसे जुवेनाइल होम भेजा जाता है, बाल सुधार गृह भेजा जाता है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं ना, तो कानून के यहाँ पे 20 साल वाला लड़का बोल सकता है कि भाई यहाँ पे तो मेरा आर्टिकल 14 का क्या हो गया? उल्लंघन हो गया। क्योंकि आर्टिकल 14 में क्या पढ़ा था? आर्टिकल 14 में बोल रहा था कानून के समक्ष सब समान होते हैं। आपने मूवीज देखी होंगी, उसमें एक मूर्ति रहती है, मूर्ति की आंखों पर पट्टी रहती है, एक तराजू रहता है। इसीलिए बोलते हैं कानून क्या होता है? अंधा होता है, वो सबको बराबर देखता है। पर यहाँ पर तो आर्टिकल 14 क्या हो गया? उस 20 साल वाले बच्चे युवक का तो खो गया, उसे तो सजा वैसी मिली, और ये 14 साल का जो बच्चा है जो नाबालिग है जिसको उन्होंने बाल सुधार गृह भेज दिया। तो इसमें कुछ दशाओं में कानून में छूट दी जाती है, कुछ दशाओं में की जाती है, कानून में छूट दी जाती है। भाई जैसे नाबालिग बच्चे होंगे तो हो सकता है उसको बहला फुसला कर या उसके दिमाग में कुछ चीज देख कर वो आइडिया आ गया, उसे पता ना हो। ठीक, तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है? जुवेनाइल होम या बाल सुधार गृह भेजा जाता है। तो वो इसलिए किया जाता है कि समाज में क्या रहे? एक रूपता रहे, है ना। ऐसा ना हो कि वो 14 साल का 12 साल का बच्चा उसका पूरा करियर ही खत्म हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हो सकता है उसको किसी ने इन्फ्लुएंस कर दिया हो, किसी ने उसको भड़का दिया हो, या कुछ चीज देख के, छोटा बच्चा है कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ मामलों में कानून यहाँ पर क्या होता है? थोड़ा छूट दी जाती है। जैसे भारत में आपने महिलाओं को देखी होगी बहुत कम फांसी, आजादी के बाद आपने बहुत कम देखा होगा कि महिलाओं को फांसी मिली है। अभी एक महिला है ना, वो शबनम वाला जो केस चल रहा है, उसको फांसी दी गई है, उसमें भी अभी उसे फांसी नहीं हुई है, अभी भी वो मथुरा जेल में बंद है। आजाद भारत की वो पहली महिला जिसे फांसी दी गई। नहीं तो नॉर्मली आपने देखा होगा अभी तक किसी भारतीय महिला को फांसी नहीं दी गई है, जबकि पुरुषों को देखो धड़ाधड़ फांसी पे चढ़ा दिया गया। जो रेपिस्ट हैं, जो वो हैं, उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। तो यहाँ पे जो पुरुष हैं वो बोल सकते हैं भाई आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा है हमारा, क्योंकि हमारा क्या है? ये मौलिक अधिकार है कि कानून की दृष्टि में सब बराबर हो। अब महिलाओं को तो फांसी नहीं मिल रही है और पुरुषों को फांसी मिल रही है। तो यहाँ पे वही बात आती है कि कुछ दशाओं में क्या दी जाती है? छूट भी दी जाती है। ठीक है, कुछ दशाओं में छूट भी दी जाती है कि इसमें समाज में थोड़ा बैलेंस। महिलाओं को नहीं दे सकते हम फांसी, क्योंकि फांसी थोड़ा दर्दनाक प्रोसेस होती है, तो शायद महिलाओं को इसलिए फांसी नहीं दी जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना कुछ मामलों में छूट भी दी जाती है। जैसे भारत के राष्ट्रपति हो गए, भारत के उपराष्ट्रपति हो गए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और भारत के हर राज्य का राज्यपाल हो गया। तो इन तीनों को जब तक ये पद पर है, अगर ये कुछ गड़बड़ करते हैं तो इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये ऐसे पद हैं, ये ऐसे संवैधानिक पद हैं कि अगर ये पद पे रहते हुए कुछ काम कर देते हैं गलत, तो इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी के लिए इनको हटाया जाता है। फिर राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के द्वारा हटाया जाता है, राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। तो जैसे पद से हटेंगे इन पे पुलिस कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ मामलों में एक्सेप्शन है, बाकी क्या है कि विधि के समक्ष समानता है, कानून की दृष्टि में सब बराबर है। ठीक है, एक अरबपति आदमी मर्डर करता है तो सेम सजा मिलेगी, एक गरीब आदमी मर्डर करता है तो सेम सजा मिलेगी। ठीक है, एक नॉर्मल सा लड़का है वो हेलमेट नहीं पहनता है तो उसका भी 1000 रुपये का चालान होगा, जो अमीर लड़का है उसके लिए भी वही कानून होगा। तो कानून की दृष्टि में सब बराबर है, ये कौन बोलता है? आर्टिकल 14 बोलता है।
ठीक है, तो समानता के अधिकार में पहला हो गया आपका, वो हो गया आपका विधि के समक्ष समानता। ठीक है, चलो दूसरे पे आते हैं, आर्टिकल 15 पे। आर्टिकल 15 आपने मूवी भी देखी होगी आयुष्मान खुराना की। ठीक है, तो आर्टिकल 15 क्या बोलता है, अनुच्छेद 15 क्या बोलता है, अनुच्छेद 15, तो अनुच्छेद 15 क्या बोलता है कि धर्म, रिलीजन, जाति मतलब कास्ट, धर्म, जाति, जन्म स्थान, बर्थ प्लेस, लिंग मतलब जेंडर, और वंश के आधार पे आप क्या नहीं कर सकते हैं, वंश के आधार पे आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं आप। क्या बोलता है आर्टिकल 15? आर्टिकल 15 बोलता है कि धर्म, जाति, ठीक है, कास्ट, रिलीजन, धर्म, जाति, धर्म, अब ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पे आप क्या नहीं कर सकते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, धर्म के आधार पे देखो, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप ऐसा नहीं कर सकते, कोई मोमडन आ रहा है आपके बगल में बैठ रहा है तो बोलो ना ना इधर मत बैठ, मैं तो हिंदू हूँ। ठीक है, तो ये उस मोमडन का क्या हो गया, आर्टिकल 15 का उल्लंघन हो गया। जाति के आधार पे नहीं कर सकते, जाति आपको पता है भारत में हिंदुओं में जो कास्ट सिस्टम है वो कैसा है, वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं और शूद्र हैं। ये 4 हिंदुओं में वर्ण व्यवस्था है, जाति क्रम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जाति के आधार पे आप क्या नहीं कर सकते, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, है ना। तो आपने देखा है कि ऊपर की 3 जो जातियां वो तो ठीक ठाक हैं, जो दास वाली जाति है, दलित जिन्हें बोलते हो आप, उनकी स्थिति बड़ी खराब है ना। और यहीं पे आती है आरक्षण वाली बात कि आरक्षण देना सही है कि गलत है, इस पर अभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं। तो धर्म के आधार पे आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, जाति के आधार पे आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, जन्म स्थान के आधार पे, अब देखो जन्म स्थान के आधार पे भी भेदभाव होता है। जैसे आपने देखा होगा जो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं, है ना, जो आपके मणिपुर हैं, अरुणाचल हैं, नागालैंड हैं, है ना, या मेघालय है, त्रिपुरा है, ठीक है, सिक्किम है, यहाँ के लोग जब हमारे यहाँ आते हैं, उत्तर भारत में आते हैं, जैसे दिल्ली आ गए, देहरादून आ गए, कहीं भी आ गए, तो उनको क्या किया जाता है, जन्म स्थान के आधार पर छेड़ा जाता है कि तुम तो चीनी हो, तुम तो, तुम्हारी शक्ल तो भारतीय हो जैसे नहीं होती। तो ये भी क्या है, एक क्राइम है। ये उन लोगों के क्या है, इन लोगों का क्या है, ये उन लोगों का क्या है, जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव है। भाई जितना तुम्हारा अधिकार है, सपोज तुम दिल्ली में रह रहे हो, तुम देहरादून में रह रहे हो, तो जितने तुम भारत के नागरिक हो उतने ही नॉर्थ ईस्ट वाले भी क्या है, भारत के नागरिक हैं। समझ रहे हो आप। तो ये हो गया जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव। तो आप उनको कुछ भी बोल देते हैं। अभी एक यूट्यूबर था जिसने कुछ भी बोल दिया उनको, ये तो दिख नहीं रहे हैं भारत जैसे, तो पुलिस ने तुरंत उनको क्या कर दिया, उस यूट्यूबर को गिरफ्तार कर दिया। तो जन्म स्थान के आधार पे भी आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। जितने आप भारतीय हैं, जितने आप हिंदुस्तानी हैं, नॉर्थ ईस्ट का रहने वाला, अरुणाचल प्रदेश हो, मेघालय हो, सिक्किम हो, नागालैंड, वो लोग भी उतने ही भारतीय हैं। देखो वो आर्मी में, सब वो आर्मी में कितना ज़्यादा सर्विस देते हैं। जब भी भारत चीन युद्ध होता है तो हमेशा नॉर्थ ईस्ट के राज्य भारत के साथ खड़े हैं, वो अपने बर्तन तक भेज देते हैं। अभी आपको आगे जो कहानी सुनाई जाएगी, है ना, जब आपको कहानी सुनाई जाएगी 1962 के भारत चीन युद्ध, अरुणाचल प्रदेश का एक गांव ऐसा था जिसने अपने गांव के बर्तन वर्तन बेचकर तब क्या की, भारत की सीमाओं की रक्षा की है। तो वो लोग भी उतने ही भारतीय हैं जितने आप लोग हैं। तो आपने बहुत कुछ नहीं उखाड़ दिया कि आप दिल्ली में रहते हो, आप देहरादून में रहते हो, ठीक है, आपके दादा परदादा यहाँ आ गए होंगे तो रह गए होंगे, उनके दादा परदादा वहाँ थे। तो जितने भारतीय आप हो उतने भारतीय वो लोग भी हैं, ठीक है। तो वो भी क्या है, हमारे ही भाई बहन हैं, हमारे ही दोस्त हैं, ठीक है। तो कभी भी आप किसी को ऐसा देखो, नॉर्थ ईस्ट से देखो या साउथ से देखो, कहीं से भी देखो, भारत के किसी कोने से, तो हम सब भारतीय हैं भाई। हमारी, आपको पता है हमारी नागरिकता एक ही है, ऐसे नहीं कि 2-2 नागरिकताएं हैं, है ना। जैसे ब्रिटेन में सिंगल सिटीजनशिप है, आप चाहे नॉर्थ के हो, आप चाहे साउथ के हो, आप चाहे ईस्ट के हो, चाहे आप वेस्ट के हो, आप हम सब कौन है, भारतीय हैं। आपने वो गाना भी सुना होगा, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक, पर क्या है, हम सब भारतीय हैं, ठीक है। तो जन्म स्थान के आधार पे आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। अगला आ जाता है लिंग के आधार पे, जेंडर के आधार पे, ये लड़का है, ये लड़की है, ये ट्रांसजेंडर है, इसके आधार पे भी आप क्या कर सकते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला आता है यहाँ पर वंश के आधार पे। वंश के आधार पे क्या हो गया कि वंश के आधार पे मतलब जैसे कई ऐसे वंश थे 1857 की क्रांति में जिन्होंने क्या किया है, अंग्रेजों का साथ दिया है ना। अब वो वंश के जो हैं, अब आज के टाइम में वो वंश के लोग हैं, तो ऐसा नहीं कि उस वंश का कोई जा रहा है और आपने उसको पत्थर मार दिया, अरे इसने तो क्या किया था, अंग्रेजों का साथ दिया था।
तो ये वंश के आधार पे क्या हो गया, उसके साथ भेदभाव हो गया, तो ये नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 15 क्या बोलता है, धर्म, जाति, जन्म स्थान, लिंग और वंश के आधार पे आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। अब यहीं पे आता है आरक्षण की बात, यहीं पे आती है अब आरक्षण की बात की आरक्षण सही है कि गलत है, आरक्षण सही है कि गलत है, ठीक है। इसके लिए वही बच्चा इसको समझ सकता है जिसने भारतीय इतिहास बहुत अच्छे से पढ़ा हो, ठीक है। अगर आप इतिहास में जाके देखेंगे तो इतिहास में जाके देखो कि जो आपकी निचली जो जातियां हैं उनके साथ कितना अत्याचार हुआ है और किस हद तक उनके साथ क्या हुआ है, अत्याचार हुआ है। तो इन्हीं जातियों को ऊपर उठाने के लिए भारत सरकार ने क्या किया है, हमारे संविधान ने नहीं, भारत सरकार ने आरक्षण की व्यवस्था की है कि हम इन लोगों को आरक्षण दें तो ये क्या हो, फिर ऊपर खड़े उठो, मेन स्ट्रीम में आ सकें। नहीं तो हम तो इन्हें क्या करेंगे, दबाते ही चलेंगे, ठीक है। तो आरक्षण, मैं भी क्या हूं, मैं भी जनरल कैटेगरी हूं, पर मैं आरक्षण का समर्थन करता हूं, है ना। हाँ, ये कर सकते हैं कि किसी को आरक्षण मिल गया और अगर वो सक्सेस हो जाता है तो उसका आरक्षण फिर उसके बच्चों को ना मिले, है ना। पर आरक्षण जब आप एक परिवार को आरक्षण देंगे जो निचली जाति के हैं, जो भी हैं आपके, तो अगर वो परिवार अच्छा होता है तो उसके आसपास के कई परिवार क्या होते हैं, अच्छे खड़े उठते हैं, इसीलिए उनको आरक्षण दिया जाता है। तो इतिहास में जाके देखो कि कितना बुरा सलूक किया गया है हमारे इन नीची जाति के लोगों के साथ। इसके अलावा, ठीक है, तो आरक्षण यहाँ पर क्या करते हैं, अगर आप आरक्षण को खत्म कर दे यार, अगर आप आरक्षण को खत्म ही करना चाहते हैं तो आरक्षण को क्या कर सकते हैं हम, जाति व्यवस्था को खत्म कर दो, आरक्षण खुद खत्म हो जाएगा, है ना। कास्ट सिस्टम को भाई साहब आप खत्म कर दीजिए, जब कास्ट सिस्टम खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब दलित है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय, जब ये सब नहीं रहेगा तो आरक्षण की जरूरत क्या पड़ेगी, है ना। तो आरक्षण खत्म नहीं हो सकता है, आरक्षण एक ही तरीके से खत्म हो सकता है कि आप क्या कर दें, जाति व्यवस्था को खत्म कर दें, ठीक है। नहीं तो इन लोगों के साथ अत्याचार, आप देखते होंगे कई जगह यूपी में उन लोगों को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता, आज की डेट में वो घोड़े पे अपनी बारात नहीं ले जा सकते। उत्तराखंड में आप डोला पाल के आंदोलन पढ़ेंगे जयानंद भारती का, कि वो जो थे निचली जाति के लोग, वो अपनी बारात डोले और पालकी में नहीं ले जा सकते। तो सोचो ना, वो भी तो हमारी तरह इंसान है, वो भी तो हमारे ही भाई हैं। ये कास्ट सिस्टम आया कहाँ से, तो ऋग्वेद में इसने बताया कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो सबसे पहले आपको वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है, जाति व्यवस्था का वर्णन मिलता है, कहाँ, ऋग्वेद में। क्वेश्चन आएगा आपके पास कि जाति व्यवस्था का सबसे पहले वर्णन कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है 10वें मंडल में। यहाँ पे जो जाति व्यवस्था है वो कर्म के आधार पे है। कर्म मतलब जैसे जिसके काम वैसी उसकी जाति। तो एक कोई ब्राह्मण है, उसके घर में 4 बेटे पैदा होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर बेटे की कास्ट क्या हो, ब्राह्मण हो सकता है उसका एक बेटा युद्ध में बड़ा निपुण हो तो वो क्षत्रिय उसकी कास्ट हो जाएगी। एक बेटा वो पढ़ने लिखने में बड़ा अच्छा है, उसकी बुद्धि बड़ी तेज है तो ब्राह्मण बन जाएगा। एक बेटा व्यापार में बड़ा अच्छा है तो वो क्या बन जाएगा, बनिया बन जाएगा, वैश्य बन जाएगा, है ना। तो ऋग्वेद में जो जाति व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पे थी, और धीरे 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 जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आया, ये जाति व्यवस्था कर्म के आधार से हटकर कैसे हो गई, जन्म के आधार पे हो गई। अब जिसका जन्म जहाँ हो रहा है, ब्राह्मण के घर में कोई मूर्ख भी पैदा हो रहा है तब भी उसकी कास्ट क्या है, ब्राह्मण है। क्षत्रिय के घर में कोई डरपोक भी पैदा हो रहा है, भाई साहब आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, भाई साहब कुत्ता भौंक रहा है, ठीक है। अच्छा नाम क्या है भाई साहब आपका, शेर सिंह, ठीक है तो क्या क्षत्रिय, पर क्या कुत्ते से डर रहा है, तो तब भी उसकी कास्ट क्या होगी, क्षत्रिय ही हो जाएगी, है ना। तो फिर उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि जो जाति व्यवस्था आपके जन्म के आधार पे ना हो, कर्म के आधार पे ना होके जन्म के आधार पे हो गई, ठीक है। और जो ऊपर की 3 जातियां थी उन्होंने नीचे की जातियों पे क्या कर दिया, अत्याचार शुरू कर दिया। तो इनकी स्थिति बहुत ही खराब हो गई, इसलिए इनको क्या कर दिया गया, आरक्षण दे दिया गया, ताकि ये क्या करें, ताकि ये समाज में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, है ना। तो ये हो सकता है कि जब किसी को आरक्षण मिल गया, सपोज वो IAS बन गया, तो उसको IAS जब बन गया तो हो सकता है कि तब उसको आरक्षण, उसके बच्चों को आरक्षण ना मिले, है ना, ये हो सकता है। या तो फिर हम क्या करें, जाति व्यवस्था। तो ये बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है, इसका डिस्कशन फिर कभी। तो आरक्षण मैंने यहाँ पे बता दिया। दूसरा, लिंग के आधार पे, अब लड़का लड़की आप बोल सकते हैं, है ना, कि कुछ मामलों में लड़कियों को क्या किया जाता है, थोड़ा छूट दे दी जाती है ना, उनको सपोर्ट किया जाता है लड़कियों को। तो देखा आप उत्तराखंड का पेपर ही दे रहे हैं, तो उत्तराखंड में जो लड़कियां हैं उनको राजकीय सेवाओं में 30% तक का आरक्षण है और लड़कों को नहीं है। आपकी मेरिट सपोज 98 जाती है तो लड़कियों को 88 नंबर चाहिए। तो यहाँ पे कोई लड़का बोल सकता है, भाई यहाँ पे हमारे आर्टिकल 15 का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है आपको, लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है आपके साथ, लड़कों के साथ, कि लड़कों को 10 नंबर ज़्यादा चाहिए, लड़कियों को 10 नंबर कम चाहिए।
तो यहाँ पे संविधान वालों ने बोला कि जो आरक्षण का मामला है, किसी को आरक्षण देना ना देना, किसी को रिजर्वेशन देना ना देना, ये सब छोड़ दिया गया है किस पर? सरकार पर, राज्य पे छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो राज्य चाहे तो जो समाज के दबे कुचले लोग हैं या जो समाज के आपके पीड़ित वर्ग हैं उन्हें आरक्षण दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई लड़का ऐसा नहीं बोल सकता भाई साहब मेरा आर्टिकल 15 का उल्लंघन हो रहा है। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाओगे तो जज आपको साफ साफ बोलेगा भाई ये राज्य सरकार की मर्जी है, आरक्षण देना ना देना वो राज्य सरकार पे है ना। हो सकता है कल के दिन उत्तराखंड में ये बोले कि लड़की और लड़कों की मेरिट सेम जाएगी, तो अब तब ये नहीं कि लड़कियां कोर्ट चली जाएं, क्योंकि ये सब राज्य सरकार पे छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ये था आपका आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 क्या बोलता है? धर्म, जाति, जन्म स्थान, लिंग और वंश के आधार पे आप किसी के साथ क्या नहीं कर सकते? भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक हो गया, चल आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद आर्टिकल 16 में, आर्टिकल 16 में क्या बोलता है कि लोक नियोजन के विषय में समानता, लोक नियोजन के विषय में समानता के विषय में समानता। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? लोक नियोजन मतलब गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? सरकारी नौकरी की बात कर रहा है। लोक मने वो लोक मने क्या? जनता, नियोजन मने रोजगार। तो भाई साहब सरकारी नौकरी जब भी कोई आएगी, जब भी कोई वैकेंसी सरकार देगी तो वो सबके लिए बराबर देगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुओं के लिए निकाल ली, सिर्फ मुसलमानों के लिए निकाल ली, सिर्फ सिखों के लिए निकाल ली। हर समाज के हर वर्ग, जैसे अभी आपके पटवारी और लेखपाल के फॉर्म आए हैं तो वहां पे ऐसा कहीं नहीं लिखा होगा कि सिर्फ हिंदू ही भरेंगे इसको, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो लोक नियोजन के विषय में समानता क्या हुई कि जब भी सरकार क्या करेगी, गवर्नमेंट जॉब या विज्ञप्ति या वैकेंसी निकालेगी तो प्रॉपर क्या करेगी? सरकार 10 पद अगर निकालती है, सरकार 10 पद निकालती है, जैसे पीसीएस के 10 पद निकालती है, तो प्रॉपर भर्ती प्रक्रिया होगी इसकी। ठीक है, इसमें प्रॉपर नोटिफिकेशन जारी होगा, एग्जाम होगा, प्री होगा, मेंस होगा, प्रॉपर सब चीज पारदर्शी होंगी इसमें, और ये सबके लिए होंगी। ठीक है, रही बात आरक्षण की, तो आरक्षण तो राज्य सरकार पे है। अब उस 10 पोस्टों में से कितना रिजर्व करता है, क्या करता है, वो सब राज्य सरकार पे, राज्य पे छोड़ दिया। राज्य का मतलब देश, जो आपकी राज्य सरकार है उन पे छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 16 ने क्या बोला? लोक नियोजन के विषय में समानता, मतलब जो गवर्नमेंट जॉब है वो क्या रहेगी, जब भी सरकार विज्ञप्ति निकालेगी, भर्तियां निकालेगी, वैकेंसी निकालेगी तो सबके लिए समान निकालेगी। ठीक है, तो आर्टिकल 16 देखो कितने सिंपल है, 2 मिनट में तैयार सारे मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17 क्या बोलता है? ये करता है आपका अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत करता है। अस्पृश्यता का मतलब ये समझ लो छुआछूत, छुआछूत, इंग्लिश में इसको बोलेंगे अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 क्या करता है? आर्टिकल 17 आपके छुआछूत का अंत करता है। क्या करता है? अनटचेबिलिटी को खत्म करता है। छुआछूत का मतलब हो गया कि जैसे आप करते ही हैं, जैसे हमने देखा समाज के वर्गों में, भाई ये मंदिर में चला गया, हम इसके हाथ का पानी नहीं पिएंगे, है ना। कोई अलग अदर धर्म का है तो आप बोलोगे हम इसके साथ बैठ के खाना नहीं खाएंगे, किसी को टच नहीं करेंगे। अरे भाई साहब इसने टच कर दिया तो अब गंगा जल से स्नान करना पड़ेगा। तो ये हो गई छुआछूत। ठीक है, तो ये आर्टिकल 17 क्या करता है? छुआछूत का अंत करता है, अस्पृश्यता का अंत या अनटचेबिलिटी का अंत करता है। ठीक है, अब इसमें ऐसा मत कर देना कि कहीं कोरोना हो रहा है तब सबको छूते चलो आप, और तब बोल रहे हैं तो आर्टिकल 17 है, भाई वो बात अलग है। ठीक है, वो बात अलग है, इसको ध्यान रखना। कहीं पे आपने मैसेज किया मेरे को फिर से कि भाई साहब कोरोना हो रहा है और अब चला जाऊं तो ये तो आर्टिकल 17 का है, तो वो अलग बात है, वो आपदा का टाइम है। मैंने बोला है मौलिक अधिकार कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना अनुच्छेद 17 क्या बोलता है? अस्पृश्यता का अंत करता है। अस्पृश्यता का अंत मतलब अनटचेबिलिटी को खत्म करता है कि आप किसी के साथ क्या नहीं कर सकते हैं? छुआछूत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आर्टिकल 18 पे। आर्टिकल 18 क्या बोलता है? ये एंड ऑफ टाइटल करता है, उपाधियों का अंत करता है। भाई अनुच्छेद 18 क्या करता है? एंड ऑफ टाइटल, उपाधियों का अंत करता है। मतलब भारत में कोई भी अपने नाम के आगे कोई उपाधि नहीं लगा सकता है। जैसे पहले होते थे ना, राय बहादुर साहब, जमींदार साहब, ठेकेदार ये साहब, जमींदार ये साहब, ऐसी कोई उपाधि आप क्या करेंगे? अपने नाम के आगे नहीं लगाएंगे। केवल कुछ उपाधियों को छोड़ो, किनको? जो आपको शिक्षा और सेना या पुलिस से आपको मिलती है। शिक्षा या सेना,
एजुकेशन और आर्मी से जो उपाधियां मिलती हैं सिर्फ वही अपने नाम के आगे लगा सकते हो। जैसे शिक्षा से आपको डॉक्टर मिल गया, पीएचडी कर लिया आपने तो डॉक्टर साहब हो गया, ठीक है, प्रोफेसर साहब हो गया, प्रवक्ता हो गया, मास्टर साहब हो गए, ठीक है, आप जज हो गए, न्यायाधीश हो गए। तो जो भी आपको एजुकेशन से डिग्रियां मिलती हैं, उपाधियां मिलती हैं, वो अपने नाम के आगे आप लगा सकते हो। इसके अलावा जो आपको सेना या पुलिस से मिलती हैं, जैसे आप मेजर लगा सकते हो, आर्मी से मिली है, कर्नल लगा सकते हो, लेफ्टिनेंट लगा सकते हो, लेफ्टिनेंट लगा सकते हो आप। पुलिस से आपको एसआई मिल गई, डीएसपी मिल गई, एसपी मिल गई, तो ये उपाधियां लगा सकते हो। बाकी अपने नाम के आगे आप कोई भी उपाधि, कोई भी टाइटल नहीं लगा सकते हो। ये आर्टिकल 18 आपको बताता है एंड ऑफ टाइटल, उपाधियों का अंत। सिर्फ एजुकेशन और आर्मी को छोड़कर अपने नाम के आगे आप कोई टाइटल नहीं लगाओगे। तो ये था आपका पहला मौलिक अधिकार, जिसका नाम था राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। इसमें हम आर्टिकल 14 पढ़ा, कानून के सामने सब बराबर, विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 में पढ़ा, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर और वंश के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 17 में आपने पढ़ा, लोक नियोजन के विषय में समानता, मतलब गवर्नमेंट जॉब जब भी आएंगी सबके लिए समान आएंगी। आरक्षण का मैंने बता दिया, वो राज्य सरकार पे छोड़ दिया गया, ठीक है। जो समाज के दबे कुचले लोग हैं, पिछड़ी जातियां हैं या महिलाएं हैं, उनको सरकार आरक्षण दे सकती है, ठीक है। आर्टिकल 17 में पढ़ा आपने एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत का अंत। और आर्टिकल 18 में आपने पढ़ा एंड ऑफ टाइटल। एंड ऑफ टाइटल मतलब अपने नाम के आगे कोई उपाधियां नहीं लगाएंगे, केवल एजुकेशन, शिक्षा और आर्मी या पुलिस से जो आपको उपाधियां मिलती हैं वो लगा सकते हैं, बाकी कोई नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये था आपका पहला मौलिक अधिकार। अगले उसमें हम पढ़ेंगे दूसरा मौलिक अधिकार, जो है आपका राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। धन्यवाद।